घने जंगलों के बीचों बीच बने तालाब के सामने गौरी नाम की एक सुंदर लड़की खड़ी थी। वो तालाब को घूर रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है। मैं अपने माता पिता को इस तरह से भूख और बीमारी से तड़पता हुआ नहीं देख सकती। इतना कहकर वो तालाब में छलांग लगाने ही वाली थी कि तभी रंग बिरंगी प्रकाश के साथ उसके सामने एक काला हंस प्रकट हो गया। सफेद हंस के बारे में तो सुना था, लेकिन काला हंस तो जीवन में पहली बार देख रही हूँ। क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ? काले हंस के मुख से मनुष्य की आवाज सुनकर गौरी सिहर उठी। हे भगवान, ये तो मायावी काला हंस लगता है। ये मनुष्य के आवाज में बात भी कर रहा है। इसका मतलब तुम किस्मत वाली हो जो मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ, वरना हर कोई मनुष्य मुझे नहीं देख सकता, बल्कि एक श्रापित काला हंस हूँ। श्रापित? लेकिन तुम श्रापित कैसे हुए? वो मैं तुम्हें चाह कर भी नहीं बता सकता। अगर बताऊंगा तो जलकर राख हो जाऊंगा, परंतु तुम मुझे देख सकती हो तो तुम ही मुझे श्राप से मुक्त करोगी। लेकिन कैसे? मुझे नहीं पता, लेकिन यदि तुम्हारे द्वारा ही मुझे श्राप से मुक्त करवाएगी। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम तालाब में क्यों कूदने जा रही थी? उसका प्रश्न सुनते ही गौरी की आंखें फिर भर आई। उसके हृदय में दबा हुआ दुख उमड़ पड़ा। मेरी बहुत दुख भरी कहानी है। तुम जानकर क्या करोगे? मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। विश्वास करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनना चाहता हूँ। काले हंस के शब्द में एक सच्चाई थी। गौरी कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब गई। फिर उसने अपने अतीत की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। हरियारपुर गांव में गौरी अपने बूढ़े पिता सुखदेव और बीमार माँ कौशल्या के साथ रहती थी। सुखदेव एक गरीब किसान था जो दिन रात मेहनत करता था। एक सुबह सुखदेव खेत पर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी कौशल्या को जोर जोर से खांसी आने लगी। कौशल्या, क्या हुआ? रात भर खांसती रही और जब भी मैंने तुमसे पूछा तो तुमने कहा बिल्कुल ठीक हो। तभी गौरी वहाँ आ गई। पिताजी, माँ को रोज बड़ी ही भयंकर खांसी उठ रही है। आप इन्हें किसी वैद्य को दिखाने क्यों नहीं ले जाते? तुम ठीक कहती हो गौरी। आज शाम को मैं तुम्हारी माँ को वैद्य के पास ले जाऊंगा। इतना कहकर सुखदेव खेती की ओर चला गया। उसी समय गौरी की सहेली अर्चना वहाँ आ पहुँची। अर्चना उसी की पड़ोसन थी। जहाँ गौरी का परिवार गरीब था, वही अर्चना के माता पिता बहुत धनवान थे। अरे गौरी, माँ ने घर पर पूजा रखी है। चल मेरे साथ जंगल से पूजा के लिए कुछ फूल तोड़ कर ले आते हैं। गौरी ने मुस्कुराकर अपनी माँ की ओर देखा। माँ, मैं अर्चना के साथ जंगल में फूल तोड़ने जा रही हूँ। जा बेटी जा, लेकिन जंगल की गहराई में मत जाना। दोनों सहेलियां जंगल की ओर चली गई और फूल तोड़ने लगी। अरे गौरी, क्या बात है? पहले तो तू हमेशा हंसती रहती थी, बोलती रहती थी, लेकिन कितने दिन हो गए तो खामोश गहरी सोच में डूबी हुई है। अब तुझे क्या बताऊं अर्चना, माँ की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुझे दिन रात अपनी माँ की ही चिंता खाए रहती है। चिंता क्यों करती है? अपने पिता को बोल कि वो तेरी माँ को किसी अच्छे वैद्य को दिखाए। तेरी माँ की बीमारी ठीक हो जाएगी। हाँ, आज मैंने पिताजी से कहा है और पिताजी ने कहा भी है कि वो माँ को आज शाम को किसी वैद्य के यहाँ ले जाएंगे। कुछ देर बाद दोनों गांव लौट आई। शाम को सुखदेव थका हारा घर पहुंचा।
चलो कौशल्या, तुम्हें वैद्य जी के पास ले चलते हैं। कौशल्या उठकर खड़ी हो गई और सुखदेव उसे लेकर वैद्य की झोपड़ी में पहुंचा। वैद्य ने कौशल्या के शरीर की जांच पड़ताल की और गंभीर स्वर में सुखदेव से कहा, तुम बहुत देर से अपनी पत्नी को लेकर आए हो। बीमारी उसके शरीर में घर कर गई है। इनका इलाज लंबा चलेगा और जिन जड़ी बूटियों का उपयोग होगा वो बहुत महंगे हैं। अब ये जड़ी बूटियां यहाँ नहीं बल्कि केशव नगर राज्य के औषधालय में मिलेगी। ये सुनकर सुखदेव घबरा गया। कम से कम एक अंदाजा तो बताइए कि उन जड़ी बूटियों की कीमत कितनी होगी वैद्य जी? वैद्य कुछ पल के लिए सोच में डूब गया। अरे कम से कम 20 सोने के सिक्के। ये सुनते ही सुखदेव का चेहरा उतर गया। मुझ जैसा गरीब 20 सोने के सिक्के कहाँ से लाएगा वैद्य जी? देखो सुखदेव, ये तुम्हारी समस्या है। अगर साधारण जड़ी बूटियों से तुम्हारी पत्नी का इलाज संभव होता तो मुझे भला क्या समस्या होती। सुखदेव निराश हो गया। वो अपनी पत्नी कौशल्या को सहारा देकर झोपड़ी से बाहर निकाला और भारी मन से घर लौट आया। सुखदेव के चेहरे पर गहरी निराशा छाई हुई थी। पिताजी, क्या हुआ? आपके चेहरे पर ये निराशा के बादल क्यों छाए हुए हैं? सुखदेव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में पूरी घटना गौरी को बता दी। बेटी, अब तू ही बता, मैं 20 सोने के सिक्कों का इंतजाम कहाँ से करूँगा? ये सुनकर गौरी स्तब्ध रह गई। वो कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब गई। चिंता मत कीजिए पिताजी, मेरी सहेली अर्चना के पिता धनवान है। मैं कल अर्चना से इस बारे में बात करूंगी। अगले दिन गौरी अर्चना के घर पहुंची और रोते हुए पूरी घटना उसे बता दी। मेरी मदद कर दे अर्चना, मेरी माँ का इलाज बहुत जरूरी है। अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो वो जीवित नहीं रह पाएगी। अर्चना गहरी सोच में डूब गई। गौरी, अगर 1-2 सिक्कों की बात होती तो मैं तुझे दे देती, लेकिन तू पूरे 20 सिक्के मांग रही है। मैं 20 सोने के सिक्के तुझे कहाँ से दे सकती हूँ? तेरे पिताजी तो बहुत धनवान हैं, उनके पास तो धन की कोई कमी नहीं है। अर्चना कुछ देर तक सोचती रही। चल ठीक है, पिताजी के पास चलते हैं। अर्चना गौरी को अपने पिता के खेत में ले गई और सारी घटना उन्हें बता दी। पिताजी, गौरी को मदद की जरूरत है। अर्चना के पिता ने गंभीरता से गौरी की ओर देखा। देखो गौरी, 20 सोने की सिक्के की सीधे मदद कोई नहीं करेगा। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारे पिता के पास जो छोटा सा खेत है, मेरी जमींदार से मित्रता है। मैं जमींदार से उस खेत के बदले में तुम्हारे पिताजी को 20 सोने के सिक्के दिलवा सकता हूँ। ये सुनकर गौरी गहरी सोच में डूब गई। ठीक है, मुझे स्वीकार है। तो फिर कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अपने पिता से कहना जमींदार की हवेली चलने के लिए तैयार रहें। अगले दिन अर्चना के पिता सुखदेव को लेकर जमींदार की हवेली पहुँचे। ये अपना खेत गिरवी रखने को तैयार हैं। इसे 20 सोने के सिक्कों की जरूरत है जमींदार जी। जमींदार ने अर्चना के पिता की ओर देखा। देखो, तुम अच्छी तरह जानते हो, मैं धंधे के मामले में मित्रता को अलग रखता हूँ। वैसे तो मैं छोटी सी जमीन पर भी सोने के सिक्के किसी किसान को देता नहीं, लेकिन तुम्हारे खातिर मैं 20 सोने के सिक्के कर्ज के रूप में देने को तैयार हूँ। इतना कहकर उसने एक कागज सुखदेव के सामने रख दिया। इस पर अपना अंगूठा लगा दो। सुखदेव ने कांपते हाथों से कागज पर अंगूठा लगा दिया। जमींदार ने उसे 20 सोने के सिक्के दे दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी। मैं हर माह 1-1, 2-2 सोने के सिक्के अपनी फसल बेचकर आपको चुकाता रहूंगा। हाँ, और इसी में तुम्हारी भलाई भी है। अगर नहीं चुकाओगे तो तुम्हारे खेत पर मेरा अधिकार हो जाएगा। सुखदेव 20 सोने के सिक्के लेकर सीधे केशव नगर राज्य गया और औषधालय से
कौशल्या के इलाज के लिए जड़ी बूटियां खरीद लाया। वैद्य ने जड़ी बूटियां देखकर संतोष से सिर हिलाया। अब तुम्हारी पत्नी कौशल्या की बीमारी ठीक हो जाएगी। सुखदेव ने पत्नी का उपचार शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक सुबह जब वो सोकर उठा तो अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़ा। क्या हुआ पिताजी? अरे बेटी, न जाने मुझे क्यों बड़े भयंकर चक्कर आ रहे हैं। गौरी ने उसका हाथ पकड़ा और घबरा कर बोली, आपको तो बहुत तेज ज्वर है, आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको वैद्य के पास ले चलती हूँ। गौरी पिता को सहारा देकर वैद्य के पास ले गई। वैद्य ने नाड़ी देखकर गंभीर स्वर में कहा, गौरी, लगता है इन्हें भी तुम्हारी माँ की बीमारी लग गई है। इनके इलाज में भी उतना ही धन खर्च होगा जितना तुम्हारी माँ के इलाज में हुआ है। इतना सुनते ही सुखदेव को जोर जोर से खांसी उठने लगी। वैद्य जी, हमने अपनी जमीन गिरवी रखकर माँ का इलाज करवाया है। पिताजी की बीमारी के लिए अब मैं 20 सोने के सिक्के कहाँ से लाऊंगी? अरे वो मैं नहीं जानता गौरी, जो सच है मैंने तुम्हें वही बताया। गौरी निराश होकर पिता को घर ले आई। कौशल्या फूट फूट कर रोने लगी। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, पिताजी अब खेत में मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन मैं खेत में मेहनत करूंगी। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, आगे देखते हैं क्या होता है। अगले दिन गौरी खेत में काम करने पहुंची। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था, लेकिन तभी जमींदार वहां आ गया। गौरी, मुझे पता लगा है कि तुम्हारे पिता भी बीमार पड़ चुका है। तुम्हें न तो खेती का ज्ञान है और न ही तुम अपने पिता की तरह मेहनत कर सकती हो। कुल मिलाकर बात यह है कि अब तुम्हारा पिता मेरे 20 सोने के सिक्के नहीं चुका पाएगा, इसलिए मैं इस खेत पर कब्जा कर रहा हूँ। अब ये खेत मेरा है। गौरी जमींदार के सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन जमींदार का हृदय नहीं पिघला। निराश और टूटी हुई गौरी रोते हुए अपने घर लौट आई। अगले दिन सुखदेव फूट फूट कर रोने लगा। मैं कितना अभागा पति और पिता हूँ। अपने परिवार की ठीक से देखभाल भी न कर पाया, न अपनी पत्नी का इलाज करवा पाया और जमीन जायदाद भी गंवा बैठा। गौरी से अपने पिता का रोना देखा नहीं गया। कौशल्या भी आंसू बहाने लगी। एक ही खेत था, वो भी चला गया। अब तो हमारे खाने के भी लाले पड़ गए। कौशल्या की बात सुनकर गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रसोई में गई तो देखा कि अनाज पूरी तरह समाप्त हो चुका था। घर में भूख का साया फैल चुका था। निराश होकर वो अपनी सहेली अर्चना के पास पहुंची। मेरी कुछ मदद कर दे अर्चना। अर्चना का चेहरा कठोर हो गया। देखो गौरी, सहेली होने के नाते मैंने तेरी पहले ही मदद कर दी। जमींदार ने मेरे पिता का चेहरा देखकर तेरे पिता को कर्ज दिया, लेकिन अब तेरे पिता ही बीमार पड़ गए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मैं कुछ नहीं कर सकती। अपनी सहेली के मुंह से ऐसा उत्तर सुनकर गौरी का हृदय टूट गया। वो चुपचाप वहां से निकल आई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपने माँ और पिता को बीमारी और भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकती। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मेरे जीने का क्या फायदा? ये कहते हुए वो जंगल की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद उसे घने जंगल के बीच एक तालाब दिखाई दिया। वो तालाब के सामने खड़ी होकर उसे घूरने लगी। तुम्हारी कहानी तो बहुत दुख भरी है। इतनी कम उम्र में तुमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तुम यहाँ कुछ देर रुको। इतना कहकर काला हंस तालाब के अंदर चला गया और एक गहरी डुबकी लगाकर
गौरी की आंखों के सामने से गायब हो गया। कुछ देर बाद वो फिर से तालाब से बाहर आया। उसकी चोंच में 5 चमचमाते मोती थे। उसने वो मोती गौरी के सामने गिरा दिए। ये बड़े ही बेशकीमती मोती हैं गौरी। इन्हें किसी जौहरी या सुनार की दुकान पर मत बेचना। इन्हें किसी राजा को बेचना, क्योंकि इनकी कीमत केवल राजा या राजकुमार ही समझ सकता है। इतना कहकर काला हंस फिर से तालाब के अंदर चला गया और दृष्टि से ओझल हो गया। गौरी ने कांपते हाथों से 5 मोती उठाए। मैं केशव नगर राज्य जाती हूँ। इन मोतियों को राजा विक्रम को बेच देती हूँ। कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। ये निश्चय कर वो तुरंत केशव नगर राज्य की ओर रवाना हो गई। कुछ समय बाद गौरी राजा विक्रम के भव्य दरबार में खड़ी थी। दरबारियों की निगाहें उस साधारण वेशभूषा वाली लड़की पर टिक गई। कौन हो तुम? महाराज, मैं हरियालपुर गांव की रहने वाली हूँ और मेरा नाम गौरी है। मैं आपको कुछ बेचने के लिए ले आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इतना कहकर उसने 5 मोती राजा को सौंप दिए। राजा विक्रम ने उन बेशकीमती मोतियों को ध्यान से देखा। अद्भुत, ये तो बहुत ही कीमती मोती है। अगर हम इन्हें अपने मुकुट में जुड़वाएंगे तो हमारे मुकुट की शोभा बढ़ जाएगी। तुम्हारे पास ये मोती कहाँ से आए? गौरी कुछ पल के लिए चुप रही। बस यूँ समझ लीजिए महाराज कि ये मुझे अपने घर के किसी कोने में मिले थे। शायद मेरे पूर्वजों में से किसी ने रखे हो। राजा मुस्कुराया। खैर, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये मोती तुम्हें कहाँ से मिले। तुम शक्ल से चोर नहीं लगती, अच्छे परिवार की लगती हो। फिर उसने अपने मंत्री की ओर देखा। गौरी को 5000 सोने के सिक्के दे दिए जाएं। ये सुनकर गौरी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ ही देर में मंत्री ने उसे 5000 सोने के सिक्के सौंप दिए। खुशी से अभिभूत गौरी अपने गांव लौट आई और वो 5000 सोने के सिक्के अपने माता पिता के सामने रख दिए। अरे बेटी, इतना सारा धन तेरे पास कहाँ से आया? गौरी ने पूरी घटना अपने माता पिता को बता दी। अब हमारे गरीबी के दिन समाप्त हुए। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। कुछ ही दिनों में गौरी ने अपनी माँ कौशल्या और पिता सुखदेव का उत्तम उपचार करवाया। दोनों पूरी तरह स्वस्थ हो गए। देखते ही देखते उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक विशाल हवेली बन गई। उसमें नौकर चाकर रहने लगे। सुखदेव अब अकेले एक छोटा खेत का नहीं बल्कि गांव के कई खेतों का मालिक बन गया। गौरी अब राजकुमारी की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। गौरी की अचानक मिली सफलता ने अर्चना के मन में ईर्ष्या का बीज बो दिया। एक दिन वो अपने घर के आंगन में खामोश बैठी थी। तभी उसका पिता वहां आया। अर्चना, कुछ समय पहले तुम्हारी सहेली के पास अपने माता पिता का इलाज करने के लिए भी धन नहीं था। उसके भूखे मरने की नौबत आ गई थी। लेकिन देखो, रातों रात उसकी किस्मत बदल गई है। न जाने वो इतनी धनवान कैसे हो गई। यही बात तो मैं सोच रही हूँ पिताजी। आखिर रातों रात उसकी किस्मत कैसे बदल गई? अरे वो तुम्हारी सहेली है, तुम अगर उससे पूछोगी तो वो तुम्हें जरूर बताएगी। इतना कहकर उसका पिता वहाँ से चला गया। अर्चना सीधे गौरी की हवेली पहुँची। उसे देखकर गौरी चौंक गई। तो आखिरकार तुझे मुझसे मिलने की फुर्सत मिल ही गई। क्यों झूठ बोलती है? जब से तू धनवान बनी है तब से तो तूने मेरे घर आना ही छोड़ दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तेरे घर आई थी, लेकिन तूने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब मेरे मन में कोई शिकायत नहीं। तू मेरी कल भी दोस्त थी, आज भी दोस्त है। अच्छा, एक बात तो बता गौरी, तेरे पास इतना धन आया कहाँ से? कोई दूसरा पूछता तो मैं कभी नहीं बताती,
लेकिन तू मेरी बचपन की दोस्त है तो तुझे जरूर बताऊंगी। इतना कहकर गौरी ने काले हंस और मोतियों की पूरी घटना अर्चना को बता दी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक श्रापित मायावी काले हंस ने तेरी सहायता की है। कुछ देर बाद अर्चना वहाँ से चली गई, लेकिन अब उसके मन में लालच ने पूरी तरह घर कर लिया था। उधर राजमहल में राजा विक्रम अपने 20 वर्षीय पुत्र राजकुमार आदित्य को देख रहा था। राजकुमार बेहोशी की अवस्था में पलंग पर पड़ा था। तभी मंत्री एक बूढ़े राजवैद्य को लेकर आया। महाराज, राजवैद्य को ले आया हूँ। राजवैद्य जी, कैसे भी करके मेरे पुत्र को ठीक कीजिए। न जाने कौन से विचित्र बीमारी का शिकार हो गया है। राजवैद्य ने राजकुमार की कलाई पकड़ी और नाड़ी देखी। महाराज, आपके पुत्र को एक विचित्र बीमारी हो गई है। इसका एक ही इलाज है, काले हंस का मांस। ये सुनकर राजा विक्रम स्तब्ध रह गया। काले हंस का मांस, ये कैसे संभव है? सफेद हंसों के बारे में तो सुना है, लेकिन काला हंस कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे? लाना ही होगा महाराज। काला हंस एक दुर्लभ प्रजाति होती है जो बहुत मुश्किल से मिलती है। यदि आप प्रयास करेंगे तो जंगल के किसी न किसी कोने में मिल ही जाएगा। इसके अलावा आपके पुत्र का कोई इलाज नहीं है। इतना कहकर राजवैद्य वहाँ से चला गया। राजा विक्रम ने तुरंत मंत्री की ओर देखा। मंत्री जी, राज्य में ऐलान करवा दो कि जो कोई भी हमारे लिए काला हंस ढूंढ कर लाएगा उसे 10,000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। कुछ ही देर में पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। एक सैनिक होशियारपुर गांव में भी ढोल पीटते हुए घोषणा करने लगा। सुनो सुनो सुनो, राजकुमार आदित्य एक विचित्र बीमारी का शिकार हो गए हैं। उनका इलाज एक दुर्लभ काले हंस का मांस है। जो कोई भी काला हंस पकड़कर महाराज को सौंप देगा उसे 10,000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। ये सुनकर अर्चना चौंक गई। अर्चना तुरंत गौरी की हवेली पहुंची। गौरी, तूने बताया था कि काले हंस ने तेरी मदद की थी। महाराज ने काले हंस के बदले 10,000 सोने के सिक्कों का इनाम रखा है, तो किसी तरह काले हंस को पकड़कर मुझे दे दे। मैं उसे महाराज को सौंप दूंगी। 10,000 सोने के सिक्के ले लूंगी, उनमें से 5,000 तुझे दे दूंगी। गौरी स्तब्ध रह गई। पागल हो गई हो क्या? जिस काले हंस ने मेरी मदद की, वो भी इतने बुरे समय में, मैं उसकी जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। मैं किसी कीमत पर ये काम नहीं करूंगी। अर्चना का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गई। अर्चना सीधे राजमहल पहुँची और दरबार में उपस्थित होकर बोली, महाराज, मैं बता सकती हूँ कि काला हंस आपको कहाँ मिलेगा। अगर तुमने हमें बता दिया तो हम तुम्हें इनाम देंगे। बताओ कहाँ मिलेगा। महाराज, मेरी एक मित्र है गौरी, वो जानती है। वही उस मायावी और जादुई काले हंस के कारण रातों रात धनवान बनी है। इतना कहकर अर्चना ने वो सारी बात बता दी जो गौरी ने उसे बताई थी। राजा विक्रम के चेहरे पर स्मृति की रेखा उभरी। हमें याद आ रहा है, कुछ समय पहले गौरी नाम की एक लड़की 5 बेशकीमती मोती बेचने आई थी। हमने उससे पूछा था कि ये मोती उसे कहाँ से मिले। उसने कहा था अपने घर के किसी कोने में मिले हैं। अर्चना क्रोधित स्वर में बोली, झूठ बोलती है महाराज। उसके घर पे मोती तो क्या, एक सिक्का भी नहीं था। वो तो अनाज के एक एक दाने के लिए तरस रही थी। ये 5 देश कीमती मोती उसी काले हंस ने उसे दिए थे। ये सुनकर राजा विक्रम क्रोधित हो उठा।
अगर ऐसी बात है तो हम अभी और इसी समय तुम्हारी सहेली को बंदी बनाकर यहाँ बुलवाते हैं। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो हम तुम्हें दंड देंगे। महाराज, आप केवल मेरी सहेली को ही नहीं बल्कि उसके माता पिता को भी बंदी बनवा कर बुलाइए। अपने माता पिता को बंदी देखकर वो आपसे झूठ नहीं बोल पाएगी। ऐसे तो वो साफ साफ इनकार कर देगी और कहेगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। विक्रम ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, गौरी और उसके माता पिता को बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करो। सैनिक आदेश पाकर होशियारपुर की ओर रवाना हो गए। कुछ ही देर में सैनिक गौरी, सुखदेव और कौशल्या को बंदी बनाकर दरबार में ले आए। तीनों के हाथ बंधे थे और वातावरण में तनाव व्याप्त था। मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है गौरी। तुम्हारी सहेली अर्चना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। गौरी ने क्रोध से अर्चना की ओर देखा। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तुमसे अधिक धनवान बनना चाहती हूँ। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहती कि मेरी तरक्की देखकर तुम्हारे मन में ईर्ष्या जग गई? अर्चना चुप रही। गौरी, अपनी सहेली से बाद में लड़ती रहना। जाओ, जाकर उस काले हंस को पकड़कर यहाँ ले आओ। अगर तुमने इनकार किया तो हम तुम्हारे माता पिता को इसी समय मृत्यु दंड देंगे। ये सुनकर गौरी कांप उठी। ठीक है महाराज। मजबूरी में वो फिर से जंगल की ओर चल पड़ी। जैसे ही गौरी तालाब के पास पहुंची, रंग बिरंगी आभा के साथ काला हंस प्रकट हो गया। अब क्या हुआ गौरी? गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सारी घटना कह सुनाई। मैंने तुम्हें बचाने का बहुत प्रयास किया, परंतु मेरे माँ पिता की जान खतरे में है। रोने की कोई जरूरत नहीं है गौरी। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, परंतु तुम्हें राजा विक्रम के सामने एक शर्त रखनी होगी। कैसी शर्त? वो तुम्हारी आंखों के सामने मेरी हत्या करे। ये सुनकर गौरी फूट फूट कर रोने लगी। ये कैसी विचित्र शर्त है? जो कहा है वही करना। गौरी ने भारी मन से काले हंस को पकड़ा और राज दरबार की ओर चल पड़ी। राजा विक्रम ने काले हंस को देखकर तुरंत आदेश दिया, मंत्री जी, तुरंत राजवैद्य को बुलाइए। हम अपने पुत्र के कक्ष में प्रतीक्षा कर रहे हैं। गौरी ने निवेदन किया, महाराज, मैं काला हंस ले आई हूँ। अब मेरे माता पिता को जाने दीजिए। गौरी के माता पिता को छोड़ दो। सुखदेव और कौशल्या मुक्त कर दिए गए। आप दोनों घर जाइए, मैं कुछ देर बाद आ जाऊंगी। अर्चना आगे बढ़ी। महाराज, और मेरा इनाम? अर्चना को 10,000 सोने के सिक्के दे दिए जाएं। कुछ ही देर में अर्चना को इनाम दे दिया गया। अब मैं तुझसे अधिक धनवान हूँ। वो गर्व से वहाँ से चली गई। राजा विक्रम गौरी और काले हंस को लेकर राजकुमार आदित्य के कक्ष में पहुँचे। मंत्री और राजवैद्य उपस्थित थे। उस हंस को यहाँ खड़ा कर दो। गौरी ने कांपते हाथों से काले हंस को सामने खड़ा कर दिया। वो रोने लगी। राजा विक्रम ने धनुष उठाया और तीर चढ़ाया। जैसे ही तीर काले हंस के शरीर से स्पर्श हुआ, पूरा कक्ष रंग बिरंगी प्रकाश में भर गया। अगले ही पल काला हंस एक वृद्ध राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। ये देखकर सब स्तब्ध रह गए। पिताजी, आप, ये क्या चमत्कार है? राजा विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। गौरी, मंत्री और राजवैद्य सभी आश्चर्य से उस दृश्य को देखने लगे। काले हंस के रूप में जो थे, वो वास्तव में राजा विक्रम के पिता राजा भैरव थे। काले हंस के रूप में मैं ही था बेटा। पिताजी, मैं आपको वर्षों से तलाश रहा था। मैंने आपको जंगल में कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन आप कहीं नहीं मिले। थक हार कर राजगुरु ने मुझे इस राज्य का राजा घोषित कर दिया। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब मैं आपको याद नहीं करता।
राजा भैरव की आंखों में भी आंसू आ गए। मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मैं जंगल में शिकार करने गया था। वहां मैंने 2 हंसों का जोड़ा देखा, पिता और पुत्र। मैंने एक हंस पर तीर चला दिया। उसी क्षण जंगल की देवी प्रकट हो गई। क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप देकर काले हंस में बदल दिया। उन्होंने कहा कि इस रूप में मैं सदैव किसी तालाब के किनारे भटकता रहूंगा और किसी को दिखाई नहीं दूंगा। राजा भैरव की आवाज भर आ गई। मैं फूट फूट कर रोने लगा और उनसे क्षमा मांगने लगा। देवी को मुझ पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि जिस दिन कोई मनुष्य तुम्हें देख लेगा, समझ लेना वही तुम्हें श्राप से मुक्त करेगा और तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे ही पुत्र के हाथों होगी। जिस प्रकार तुमने एक हंस के सामने उसके पुत्र को मारा, उसी प्रकार तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे ऊपर तीर चलाएगा। हाँ, उसे पता नहीं होगा कि वो अपने पिता पर तीर चला रहा है। जैसे ही तीर तुम्हारे काले हंस रूप को स्पर्श करेगा, तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर राजा भैरव शांत हो गए। तभी रंग बिरंगी आभा के साथ जंगल की देवी प्रकट हुई। अब तुम श्राप से मुक्त हो चुके हो। देवी की आंखों से निकली प्रकाश किरणें राजकुमार आदित्य के शरीर पर पड़ी। अगले ही पल वो स्वस्थ होकर उठ बैठा। पिताजी, मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मैंने इसकी विचित्र बीमारी दूर कर दी है। इतना कहकर देवी अदृश्य हो गई। राजा विक्रम की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। गौरी, तुम्हारी वजह से मेरा पुत्र स्वस्थ हुआ है और मुझे मेरा पिता वापस मिला। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारा विवाह अपने पुत्र राजकुमार आदित्य से करूंगा और तुम्हें अपने परिवार की बहू बनाऊंगा। राजमहल में भव्य मंडप सजाया गया। पूरे राज्य में उत्सव का वातावरण था। गौरी और राजकुमार आदित्य का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। साधारण किसान की बेटी अब राजकुमारी बन चुकी थी। कुछ समय बाद गौरी राजकुमार आदित्य के साथ अपने गांव पहुंची। उसे राजकुमारी के रूप में देखकर अर्चना स्तब्ध रह गई। तुमने क्या कहा था कि तुम मुझसे ज्यादा धनवान हो गई हो, लेकिन अब मैं राजकुमारी बन गई हूँ। अगर तुम्हें मेरी बराबरी करनी है तो तुम्हें किसी दूसरे राज्य की राजकुमारी बनना होगा, जो इस जन्म में तो यह संभव नहीं है। अर्चना चुपचाप खड़ी रही। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। गौरी अपने माता पिता को साथ लेकर राजमहल लौट गई।